नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, आईआईटी मेंस, एडवांस, नीट और 11-12, तो आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट वीडियो जब हम लॉन्च करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में दोस्तों, आपको आज के इस लेक्चर वीडियो की पीडीएफ जो है वो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां से आप डाउनलोड करके जो भी टॉपिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आप उनको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने दे रखा है, जिसमें ये है कि किसी समय t पर कण जो है आपके पास में उसके निर्देशांक x बराबर इतना है, y बराबर इतना और z इक्वल्स टू इतना है। आप देखिए z की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब x और y के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और x और y के कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब पिंड जो है वो xy तल के अंदर गति कर रहा है। इसके x निर्देशांक भी चेंज हो रहे हैं और y निर्देशांक भी चेंज हो रहे हैं। 2D का क्वेश्चन है, ठीक है। तो समय t पर कण की चाल बताइए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मान लिया हम बात करते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक कण है इस प्रकार से, मान लिया ये xy तल में गति कर रहा है, क्योंकि आपको पता है xy तल में z की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0, ये हो गया x और ये हो गया आपके पास y। x अक्ष में उसकी जो वैल्यू है वो समय के साथ इस हिसाब से चेंज हो रही है, y अक्ष में समय के साथ वैल्यू इस हिसाब से चेंज हो रही है। तो आप कह सकते हो x अक्ष में वेग का घटक निकाल सकते हैं, y अक्ष में वेग का घटक निकाल सकते हैं और परिणामी निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा मान लो ये हमारे पास में वेग का घटक आया x अक्ष में और यहां पर वेग का घटक आया y अक्ष में। अब परिणामी वेग जो निकलेगा हमारे पास में वो कहां से निकलेगा, यहां से। अब परिणामी वेग की बात करें तो इसको ज्वाइन कर देते हैं नीचे, ये vx ये y, v इज इक्वल्स टू जो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब देखिए vx और vy की वैल्यू उठा के आपको इसमें डालनी है, आपका आंसर आपके सामने। सबसे पहले x अक्ष की बात करें, x इज इक्वल्स टू at स्क्वायर दे रखा है, तो vx इक्वल्स टू dx अपॉन dt, d by dt और x की वैल्यू आपको दे रखी है at स्क्वायर, अवकलन कर दे तो 2 आगे आ जाएगा, 2at ये वैल्यू आ गई। सेम तरीके से y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है pt स्क्वायर, बस a की जगह b आ गया इसमें। वेग का जो y घटक है वो बनेगा dy by dt इज इक्वल्स टू d by dt और y की वैल्यू हो गई हमारे पास में pt स्क्वायर, तो ये आगे आ जाएगा 2b into t। अब देखिए vx vy की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, परिणामी वेग आपके पास आएगा। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू रूट में vx की वैल्यू हमारे पास में है 2at इसका स्क्वायर प्लस 2bt इसका स्क्वायर। अब कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए 2t स्क्वायर, 2t का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो 2 into t हो जाएगा, ये 2 into t और रूट में रहेगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप कहोगे 2 डायमेंशन में इसका जो वेग होगा वो 2t रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए बी ऑप्शन जो है आपके पास में 21वें का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें क्वेश्चन दे रखा है, एक कण गति कर रहा है जिसका विस्थापन s की वैल्यू दे रखी है, दिया गया है किसी क्षण मतलब तात्क्षणिक, इस कण का वेग होगा जबकि इसका त्वरण 0 है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं साहब वो क्षण वो समय नहीं दे रखा, हमें किस टाइम पर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हिंट दे रखा है कि इसका त्वरण कितना होना चाहिए 0। तो सबसे पहले टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हम जो एक्सेलरेशन है उसको 0 करेंगे। तो आपके पास में दे रखा है s इक्वल्स टू t³ - 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस, तो देखिए वेग भी उसी के रास्ते में आएगा और हमें त्वरण तक पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं v निकालूं तो v इज इक्वल्स टू होगा ds अपॉन dt। तो d अपॉन dt की अगर मैं बात करता हूं तो s की वैल्यू डाल दीजिए, t³ - 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस, अब अवकलन करें, ये आ जाएगा आपके पास में 3t स्क्वायर
माइनस 20 प्लस 3, ये बन गया वेग। जो भी t की वैल्यू आएगी उसको हम यहीं पर रखेंगे ताकि हमारे पास आंसर आएगा, ताकि इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं पहले से। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो a होगा dv/dt। वेग का जो समीकरण है इसका एक बार t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में d/dt और v की वैल्यू है 3t² माइनस 12t प्लस 3। अब देखिए अवकलन कर दीजिए तो 60 माइनस 12 और इक्वल्स टू कितना 0 दे रखा है। ये साफ कहा है कि इसका त्वरण शून्य होना चाहिए। तो यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, t is equals to 12/6। आपके पास बनेगा दोस्तों 2 सेकंड। तो 2 सेकंड वो क्षण है जहां पर वेग पूछा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में t की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो समीकरण 1 से फर्स्ट इक्वेशन में तात्क्षणिक चाल निकाल दी है t is equals to 2 सेकंड में। वैल्यू पुट करते हैं 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस हो गया 3। तो देखिए 4 बन जाएगा, 4 3 12 माइनस 24 प्लस हो गया 3। तो ये हुआ माइनस 12 प्लस 3, यानी आपके पास में आएगा माइनस 9 मीटर पर सेकंड। अब माइनस 9, अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि साहब ये चाल जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए यहां पर क्या दे रखा है, वेग दे रखा है। तो v की वैल्यू आई -9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर है -9 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक कण का वेग v की वैल्यू दे रखी है इतना हो तो दूसरे और पांचवें सेकंड के बीच कण का औसत त्वरण बताइए। एक्सेलरेशन बताना एवरेज, वो भी किसमें, दूसरे और पांचवें सेकंड के मध्य। तो हमने कहा इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए v की वैल्यू आपको दे रखी है 10 प्लस 2t², ये दे रखा है इसमें। अब आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय। अब वेग में परिवर्तन कितना होगा, 2 सेकंड से 5 सेकंड के मध्य जो परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन ऐसे निकालते हैं, वेग 5 सेकंड माइनस वेग 2 सेकंड, अंतिम माइनस प्रारंभिक, डिवाइडेड बाय आपके पास में है लिया गया समय, 2 से 5 के बीच में। तो हम कहेंगे 5 माइनस, अब देखो 5 सेकंड में वेग और 2 सेकंड में वेग की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू डालनी है और यहां पर पुट कर दिया आपका आंसर। तो देखिए v की वैल्यू 2 सेकंड में कितना आंसर आएगा, 10 प्लस 2 और ये 2 का स्क्वायर, तो 10 प्लस 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास में, तो 18 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आई आपके पास 2 सेकंड की। अब 5 सेकंड की अगर मैं बात करता हूं 5 सेकंड्स, तो ये बनेगा 10 प्लस यहां 5 रखें 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा आपके पास में 60 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वैल्यू डाल देते हैं इसमें, क्या बन जाएगा, पांचवें सेकंड में है 60, दूसरे सेकंड में था 18, डिवाइडेड बाय 5 में से 2 गया 3, माइनस करो, ये बना 42, 3 इसको काटोगे इसमें तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पिंड का जो एक्सेलरेशन है वो 14 आएगा। तो देखिए डी ऑप्शन जो है आपके पास में करेक्ट आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब एक्सेलरेशन निकालना हो तो त्वरण का फार्मूला ही मैंने लगाया सिर्फ वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय। तो 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट 24वां, एक वस्तु द्वारा समय t में तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए यहां तक तो आपको दे रखा है और उसके बाद में पूछा है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले दे क्या रखा है वो ध्यान से देखिए। t समय में तय की गई दूरी x जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, उसके समय के वर्ग के, टाइम के स्क्वायर के समानुपाती है। तो एक्सेलरेशन निकालो, तीन चीज, अगर त्वरण में t आ जाता है तो वेरिएबल, t नहीं आता है तो कांस्टेंट और 0 आ जाता है तो वैसे भी 0 बनेगा। तो देखिए यहां पर मैंने काम किया x कांस्टेंट लगा दिया k और ये हो गया t। सबसे पहले वेग निकालेंगे dx dt, x का अवकलन करें d/dt, ये बन जाएगा kt², k बाहर आ जाएगा और ये बन गया 2t। तो हमारे पास में 2k * t, ये तो वेग आया।
अब एक्सेलरेशन त्वरण निकालना है, जो dv अपॉन कितना होगा dt, d by dt, और जो वेग है उसका मान यहाँ लिखा हुआ है 2k into t। तो देखो 2k बाहर आ जाएगा, dt अपॉन dt, तो dt अपॉन dt 1 हो गया, ये बन गया 2k। अब 2 कांस्टेंट है, k ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास में क्या हो गई कांस्टेंट। तो आप कहोगे जो पिंड है वो एक नियत त्वरण से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गति करेगा। देख लीजिए कौन सा आ गया आपके पास में, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग नहीं, जीरो नहीं, कांस्टेंट। 24वें का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, एक कण का विस्थापन समय के साथ इस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। देखिए x की वैल्यू t के साथ में ऐसे चेंज हो रही है, इसके अनुसार परिवर्तित होता है। तो आपको बताना है वेग 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 वेग। अब देखिए आप ये चीज चारों ऑप्शन में वेलोसिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब v निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन दे रखा है √x इक्वल्स टू t प्लस 7। तो वेग निकालने के लिए सबसे पहले इस x पर से रूट हटाना पड़ेगा, x को फ्री करेंगे तो वर्क कर दे दोनों साइड में, तो हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दें। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये x इक्वल्स टू t प्लस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल दो इसको, t स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 इनटू t। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो x का डिफरेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा v dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d by dt, और यहां बन गया आपके पास t स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14t। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 49 कांस्टेंट है, प्लस हो गया 14। अब v की वैल्यू हमारे पास में आई 2t प्लस 14। अब डिमांड क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। क्या v जो है वो t के व्युत्क्रमानुपाती है? आपको बोलिए बिल्कुल गलत। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। क्या वेग समानुपाती दिख रहा है आपको t स्क्वायर के? गलत। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू √t। क्या आपके पास में वेग जो है हमारे पास में वो √t के समानुपाती है? गलत। फिर कह रहा कण समान त्वरण के साथ गति करेगा, तो त्वरण के साथ गति करने की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, a इज इक्वल्स टू क्या होता है dv अपॉन dt, d by dt, v की वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा आपके पास में 2t प्लस 14। तो देखो 2 जो t की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 और 14 का 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हमारे पास 2। अब क्या इस a की वैल्यू में कहीं t है? आपको भी नहीं, तो t नहीं है इसका मतलब a वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है परिवर्तित नहीं है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है कांस्टेंट। तो आप कहोगे जो पिंड है वो एक नियत त्वरण से गति करेगा, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा कांस्टेंट। 25वें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपके साथ। नेक्स्ट, दो गेंदें अलग-अलग ऊंचाइयों से गिराई जाती है, एक गेंद को छोड़ने के 2 सेकंड के पश्चात दूसरी गेंद छोड़ते हैं, किंतु दोनों गेंदें पहली गेंद के छोड़ने के 3 सेकंड पश्चात जमीन पर एक साथ पहुंचती है, तो उनके द्वारा तय की गई ऊंचाइयों में कितना अंतर है जहां से गेंद छोड़ी जाती है। अब ये चीजें आपको दे रखी है इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, दो गेंदें अलग-अलग ऊंचाइयों से छोड़ी जाती है, तो हम एक काम करते हैं दोनों गेंदों का जिक्र कर देते हैं। ये पहली गेंद यहां से छोड़ी और ये हमने कहा कि दूसरी गेंद जो है उसको हमने यहां से छोड़ी। ध्यान से देखिएगा, अलग-अलग ऊंचाइयों से छोड़ी जाती है, तो इसकी ऊंचाई मैंने कह दी s1 और इसकी ऊंचाई मैंने कह दी s2। एक गेंद को छोड़ने के 2 सेकंड के पश्चात दूसरी गेंद छोड़ते हैं, तो पहली गेंद को हमने छोड़ा तो u = 0। अब दूसरी गेंद को जब हम छोड़ रहे हैं तो इसको 2 सेकंड का कम समय मिल रहा है, ठीक है। अगर इसने t सेकंड लिया है तो इसने t-2, और अगर इसको t ले रहा हूं तो ये t+2, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे इसमें, किंतु दोनों गेंदें पहली गेंद के छोड़ने के 3 सेकंड पश्चात
जमीन पर एक साथ पहुंचती। इसको गौर से देखना, पहली गेंद को छोड़ने के 3 सेकंड के बाद में दोनों एक साथ गिरती है। अब आपको देखिए, पहली गेंद को छोड़ने के 3 सेकंड बाद गिर रही है, इसका मतलब इस गेंद ने नीचे आने में जो समय लिया है वो समय हमारे पास में हुआ 3 सेकंड, ठीक है। अब दूसरी गेंद को कितना समय मिल रहा है? दूसरी गेंद 2 सेकंड बाद छोड़ी गई थी। 3 सेकंड में दोनों गेंदें नीचे आ रही है, इसको 2 सेकंड बाद छोड़ा गया, इसका मतलब इस गेंद को नीचे आने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगा। तो t इज टू 1 सेकंड। इसका मतलब ये कोई कम दूरी से छोड़ी गई होगी और ये ज्यादा दूरी से। आपसे पूछ रहा है उनकी ऊंचाइयों में कितना अंतर होगा। बड़ा सिंपल सी चीज है, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, चिन्ह परिपाटी, ऊपर प्लस नीचे माइनस। सेम तरीके से ऊपर प्लस और नीचे माइनस। देखिए u दे रखा है, t दे रखा है, ग्रेविटी नीचे लगती है, s की बात कर रहा है। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी होगी? नीचे की ओर है माइनस s1, u 0 हो गया प्लस हाफ g माइनस 10 हो गया और t कितना है? 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर। तो ये कटेगा आपके पास में कितना? 5। 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, तो माइनस s1 इज इक्वल्स टू माइनस 45। माइनस से माइनस काट दो, s1 की वैल्यू आ गई आपके पास में 45 मीटर। यानी पहली गेंद को हमने 45 मीटर की हाइट से छोड़ा। दूसरी गेंद की बात करते हैं, सेम वो चीज, u इज इक्वल्स टू 0 है, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, t दे रखा है, s2 निकाल रहे हैं। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s की वैल्यू नीचे की तरफ है माइनस s2, u 0 हो गया, ग्रेविटी नीचे है माइनस 10 और इसको सिर्फ 1 सेकंड का समय लग रहा है, 1 स्क्वायर। माइनस s2 इज इक्वल्स टू, ये कटेगा इसके पास में माइनस 5, कट गया ये। s2 की वैल्यू आई आपके पास 5 मीटर। अब दोनों की ऊंचाइयों का अंतर निकालना, माइनस कर दो आप इसमें, तो आप कहोगे डेल्टा s इक्वल्स टू s1 माइनस s2। s1 की वैल्यू 45, s2 की वैल्यू 5, तो आपके पास आएगा 40 मीटर। अब देखो, मैंने g की वैल्यू 10 यूज की है, आप अगर 9.8 यूज करोगे तो 40 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो देखिए आपका आंसर हुआ 39.2। आप चाहे तो यहां पर 9.8 वैल्यू यूज ले सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 39.2। तो 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। 27वां, दो वस्तुएं समान प्रारंभिक वेग 98 मीटर पर सेकंड से परंतु 4 सेकंड के अंतर से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। पहली वस्तु के फेंके जाने के कितनी देर बाद दोनों वस्तुएं वापस मिलेंगी? देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम से फॉर्म करेंगे इसको। इस वेग से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो मान लो ये हमारे पास में हो गया पहली चीज। हाइट देख लेते हैं, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है। हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, कितनी क्या है इसके अंदर में। तो हमने एक काम कहा, ये सारा खेल जमीन से ही फेंकने का है। मान लो ये हमारे पास में एक सतह बना, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी यही से। पहली गेंद को जब हमने ऊपर फेंका तो उसकी जो स्पीड थी u1 इज इक्वल्स टू कितना हुआ हमारे पास में 98 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर कह रहा है इसके 4 सेकंड के बाद में दूसरी गेंद फेंकी जाती है सेम स्पीड से। मान लो इसको t समय मिला है, तो दूसरी गेंद जो होगी इसके द्वारा लिया गया समय t-4 सेकंड होगा। u2 इज इक्वल्स टू दे रखा है 98 मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड सेम, ठीक है। आपसे कह रहा है पहली गेंद को फेंके जाने के कितनी देर बाद वापस मिलेगी, तो पहली गेंद से ही हम टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप ये कह सकते हो कि जब आप इसको ऊपर फेंकते हो तो जितनी दूरी इसमें तय की उतनी दूरी इसमें। कहने का मतलब क्या है कि t समय बाद ये दोनों गेंदें एक दूसरे से मिलेंगी। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, t समय बाद दोनों गेंदें एक दूसरे को टच करेंगी या मिलेंगी, क्रॉस करेंगी, तो उस t सेकंड के अंदर में दोनों द्वारा लिया गया जो दूरी होगी वो सेम होगी आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि t समय पश्चात पहली गेंद से जब ये क्रॉस होंगी आपस में
t समय पश्चात दोनों द्वारा तय दूरी, विस्थापन भी कह सकते हो आप, तय दूरी यानी विस्थापन, ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी समान वैल्यू, ठीक है। अब पहले S1 की वैल्यू निकाल दो, दूसरे में S2 की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आएगा सेम। क्यों? क्योंकि इसमें t है और इसमें t - 4 है। तो देखिए पहली गेंद के लिए S इक्वल्स टू, मैं इसको बीचों बीच लिख देता हूं, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पिंड के लिए, चिन्ह परिपाटी की बात करें, ऊपर आएगा प्लस और नीचे की ओर होगा माइनस। तो S ऊपर की तरफ दूरी है तो S1 हो गई हमारे पास प्लस, U ऊपर की तरफ है 98, समय t ले रहा है इसमें, प्लस करके हाफ, ग्रेविटी नीचे लग रही है -10 और ये हो गया t स्क्वायर, काट दो आप इसको। S1 is equals to 98t minus 5t square, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। सेम तरीके से t minus 4 सेकंड में, क्योंकि 4 सेकंड देरी से छोड़ा गया, इस दौरान में इसने कितनी दूरी तय की, सेम चिन्ह परिपाटी, दूरी ऊपर की तरफ है S2 98 और इसका t हो जाएगा t minus प्लस करके हाफ, g है -10 और t हो गया आपके पास में t - 4 का स्क्वायर, ये कट जाएगा इसमें 5, तो S2 इज इक्वल्स टू कितना है ना, सॉल्व कर देते हैं इसको, 98t माइनस ये हो जाएगा 400 392 और -5 है, स्क्वायर करके एक साथ ही मल्टीप्लाई करो, t स्क्वायर हो गया तो -5t स्क्वायर, मैं साथ ही कर रहा हूं, -2ab तो ये हो जाएगा 8 8 ऊपर से 40 तो प्लस करके हो गया 40t प्लस 16, तो ये बाहर माइनस लगा हुआ तो माइनस 50 60 70 80 हो गया। तो इसको मैंने कह दिया सेकंड इक्वेशन। देखो होल स्क्वायर खोल के मैंने मल्टीप्लाई किया, अब S1 S2 सेम है, इसका मतलब S1 और S2 को अगर आप बाहर बराबर करते हो तो t की वैल्यू आपके पास आएगी, देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा 98t minus 5t square is equals to, ये आ गया आपके पास 98t minus 392 minus 5t square plus 40t minus 8। अब 5t square से 5t square कट गया, 98t से 98t कट गया, अब बचेगा क्या आपके पास में, ये दो नंबर है हमारे पास में और ये वैल्यू है, 80 को अगर मैं प्लस करूं इससे तो ये मेरे पास होगा 480 472, इस साइड में आ जाएगा तो 472 इज इक्वल्स टू 40t, पर t की वैल्यू निकाल दो, मैं यहां लिख देता हूं इसमें, देखिए तो t इज इक्वल्स टू 472 डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास में 40, तो कितना बनेगा, देखो ये हट गया, पॉइंट लग गया इसमें, 4 से काटो 1 और ये हो गया आपके पास में 1 हो गया, इसके अंदर में 3 बच गए यानी 0.8, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11.8 सेकंड का समय। अब एक चीज देखिए, 11.8 सेकंड की बात करूं तो मैंने यहां पर क्या यूज किया है, मैंने यहां पर वैल्यू यूज की है 10, तो आप चाहो तो 9.8 वैल्यू यूज कर सकते हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आपके पास, देखो मैं आपको चीज बता दूं, ये जी था, यहां पर आएगा 4.9, ठीक है, अब ये 4.9 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो लगभग आपके पास में वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 12 सेकंड हमारे पास इसका आंसर होगा 27 का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, समान ऊंचाई से दो गेंदें 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती है, पहली गेंद छोड़ी फिर 1 सेकंड बाद दूसरी गेंद छोड़ी, यदि गुरुत्वीय त्वरण इतना है तो पहले पिंड को छोड़ने के 3 सेकंड बाद इनके मध्य की दूरी कितनी होगी, पहले एक गेंद छोड़ी 1 सेकंड बाद दूसरी छोड़ी और पहली के 3 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो पहली गेंद को तो 3 सेकंड का समय मिला, दूसरी 1 सेकंड लेट छोड़ी गई थी, इसका मतलब उसको 2 सेकंड का समय मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो देखिए मान लिया ये हमारे पास में कोई भी एक हाइट होगी जहां से किसी गेंद को छोड़ा था, पहली गेंद को छोड़ा u = 0, t = 3 सेकंड का समय लगा इसको नीचे आने में, दूसरी गेंद को छोड़ा हमने u = 0,
अब इसको 2 सेकंड का ही समय मिल रहा है क्योंकि 1 सेकंड लेट छोड़ा, तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। अब आपको देखिए सवाल कह रहा है इनके मध्य की दूरी कितनी होगी। पहली गेंद को 3 सेकंड का समय मिल रहा है s1, दूसरी को s2, अंतर बताना आपको इसमें। डेल्टा s इक्वल्स टू s1 माइनस s2। फर्स्ट इक्वेशन चेक कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, जहां से छोड़ा जा रहा है ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे क्या होगा माइनस होगा। s1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। अब देखो नीचे की तरफ है ये, तो आपके पास होगा माइनस s1, u 0 हो गया प्लस हाफ, ये g है माइनस 10 और t कितना मिल रहा है इसको, t आपके पास 3 है यानी 3 का स्क्वायर, ये कटेगा 5, 9 बचे 45, माइनस s1 इज इक्वल्स टू माइनस 45। s1 की वैल्यू हुई हमारे पास 45। तो पहले पिंड ने 3 सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय की, s1 की वैल्यू आ जाएगी सेम। इसी इक्वेशन से s2 निकालते हैं। माइनस s2 नीचे की तरफ है, इक्वल्स टू u0 है प्लस हाफ, g की वैल्यू माइनस 10 और t जो आपके पास में है वो लगभग 1 सेकंड बाद छोड़ा जा रहा है। तो इसको देखो 1 सेकंड बाद छोड़ा गया, इसका मतलब इसको 2 सेकंड का समय मिलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें 2 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 5 हो गया आपके पास, माइनस s2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 यानी माइनस 20, काट लो आप इसमें। s2 इज इक्वल्स टू 20 मीटर आया आपके पास। अब s1 s2 की वैल्यू यहां डाल दो, समीकरण बोलेगा डेल्टा s इक्वल्स टू 45 माइनस 20, इट विल बी 25 मीटर। यानी पहली गेंद को छोड़ने के 3 सेकंड बाद में दोनों के मध्य का जो अंतराल है वो आपके पास में कितना होगा 25 सेकंड। 28 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे कहना चाह रहा है एक बाजीगर, जगलर होता है जो आप देखो गेंदें ऐसे उछालते हैं, 3-4 गेंदें एक साथ उछालता है। बच्चा के 2 गेंदें ही हमसे तो नहीं उछलती है, 3-3 4-4 गेंदें उछालता है। एक बाजीगर 4 गेंदों को हवा में इस प्रकार गतिशील रखता है कि प्रत्येक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करती है। हाइट दे दी आपको इसमें। जब एक गेंद उसके हाथ से निकल रही है तो अन्य 3 गेंदों की स्थिति बताइए। जब एक गेंद हाथ से निकल रही है तो बाकी 3 गेंदें जो है वो कहां-कहां है, उनकी पोजीशन बताएं। सबसे पहले एक चीज देखिए, हम बात करेंगे, मान लो ये जगलर जो है बाजीगर, वो यहां से किसी गेंदों को छोड़ रहा है। पहली गेंद यहां, हमें नहीं पता कि बाकी गेंदें कहां पर है, तो इसलिए काल्पनिक रूप से मैं बनाऊंगा भी नहीं। पर इतना जरूर हमें पता है कि हर एक गेंद जो है वो कितनी हाइट कवर कर रही है, वो कर रही है 20 मीटर। अब देखो हाइट आपको दे रखी है, पर आपको मैंने बताया कि हाइट के हिसाब से 2 चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने, ये होता है u²/2g। तो यहां से ये निकाल सकते हैं कि किस वेग से इनको फेंका गया ऊपर की तरफ। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू u²/2 into 10। तो u² इज इक्वल्स टू ये 400 हो गया हमारे पास में, और u की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब हुआ कि गेंद जो है ऊपर की तरफ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद कितना समय लिया इसने, तो टाइम निकालने के लिए आपको पता ही है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, फार्मूला बनता है 2u/g। जब किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस नीचे आने में टोटल टाइम कितना लेगा, तो 2 into u आपके पास में कितना है 20 हो गया, डिवाइडेड बाय g है 10, कट गया, यानी 4 सेकंड का समय लेगा। कहने का मतलब है हर गेंद 4 सेकंड बाद दूसरे हाथ में आ जाएगी। अब 4 ही गेंदें हैं और 4 सेकंड का समय लग रहा है, इसका मतलब हर एक सेकंड के अंतराल पर गेंदें चल रही है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। ये इस प्रकार से दे रखा है, पहली गेंद मान लो यहां है, बराबर 1 सेकंड का अंतराल बनाना, दूसरी यहां हो गई, तीसरी यहां हो गई और चौथी यहां हो गई। कहने का मतलब है एक गेंद जब छोड़ेगा तो लास्ट वाली गेंद उसके दूसरे हाथ में आ जाएगी। अब आपको इनकी स्थितियों का आकलन करना है।
भाई पहली वाली तो अभी यहीं पर है, बाकी दूसरियों ने कितनी पोजीशन कवर की ये निकालना है। 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद और 3 सेकंड बाद ये निकालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे s की वैल्यू निकालेंगे यहां पर, दूरी, क्योंकि पोजीशन का मतलब होता है दूरी निकालना। u है आपके पास, t है आपके पास, s निकालना है। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो पहले के लिए निकाल रहे हैं s1 1 सेकंड के अंदर में, s1 ऊपर की तरफ है, u ऊपर की तरफ है 20 into 1 प्लस करके हाफ, g है -10 और ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, s1 इज इक्वल्स टू 20 और ये बन गया हमारे पास में 5 -5। s1 इज इक्वल्स टू 15 मीटर। पहली गेंद जो है भाई 20 मैक्सिमम हाइट है, तो यहां पर पहुंची है क्योंकि एक हाथ में है, दूसरी गेंद जो है वो यहां पर है 15 मीटर। तो 15 किस किस में दे रखा, देखिए हालांकि 15 तो एक ही में दिया हुआ, बाकी भी चेक कर लेते हैं इसको। दूसरे की बात करते हैं s2 इक्वल्स टू ऊपर की तरफ है, तो ये आपके पास u ऊपर की तरफ 20, चिन्ह परिपाटी लगा रहा हूं। 2 सेकंड बाद दूसरी गेंद कहां पर है, क्योंकि दूसरी को 2 सेकंड लगेंगे, तो ये 2 हो गया प्लस करके हाफ, g है -10 और ये हो गया 2 का स्क्वायर। s2 इज इक्वल्स टू 40 और ये कट गया 5, 4 आएगा 20 तो माइनस हो गया 20। तो s2 इज इक्वल्स टू 20। तो दूसरी गेंद जो हमारे पास में वो कहां आएगी, 20 मीटर पे, यानी दूसरी गेंद टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तीसरी गेंद की बात करते हैं s3, यानी पहली 1 सेकंड, दूसरी 2 सेकंड, तीसरी 3 सेकंड, चौथी में तो हाथ में आ जाएगी वो हमारे पास में। तो देखिए u आपके पास 20 है और ये 3 हो गया प्लस करके हाफ -10 और ये हो गया 3 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, s3 इज इक्वल्स टू 60, ये हो गया 5, 9 पंजे 45, 60 में से 45 गए, आपके पास में आएगा 15 मीटर। पहली गेंद 15 मीटर ऊंची थी, दूसरी 20 मीटर, तीसरी 15 मीटर, यानी बराबर में थी। तो देखिए 15 मीटर, यानी आपके पास आंसर है ये। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 3 गेंदें देता और मान लो 6 सेकंड आता तो 2-2 सेकंड का अंतराल था। ये ध्यान रखना। बच्चा कहे सर मैं गेंदें उछालता हूं तो मैं तो लगातार गेंदें नहीं उछाल पाता। कारण क्या है, जगलर जो होता है वो समान समय अंतराल पर गेंदें उछालता है। आप क्या करते हो, किसी को तो तेज उछाल देते हो, किसी को धीरे। अंतराल समान होना चाहिए, तभी जाके आपका काम बनेगा। 29 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। 30वें को देखो, एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तथा यह उस वेग के 3/4 वेग से वापस उछलती है जिससे फर्श पर टकराई थी। ठीक है, तो प्रथम उछाल व द्वितीय उछाल के मध्य समय अंतराल कितना होगा, आपको ऐसे दे रखा है। मान लो मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये गेंद है यहां से, ठीक है, अब किस वेग से गिराई जा रही है, ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, हाइट आपको दे रखा है h इक्वल्स टू, ये आपके पास में है 20 मीटर। इस गेंद को मैं यहां बना देता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं। h 20 मीटर, यहां से कोई गेंद जो है वो ऐसे नीचे आ रही, ऐसे नीचे आ रही, जमीन से टकराने के बाद उठेगी, वापस टकराएगी, ऐसे। ये हुई पहली टक्कर और ये हुई दूसरी टक्कर। इन दोनों के बीच का ये जो समय है मैं आपके सामने बना देता हूं, ये रेड पेन से। इस रेड पेन वाले भाग को कवर करने में कितना टाइम लिया ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, h ऊंचाई से जब किसी गेंद को गिराया जाता है u = 0 है, जब ये जमीन से टकराएगी, ये कह रहा है उस वेग के 3/4 वेग से वापस उछलती है। तो पहले तो ये निकालेंगे हम किस वेग से जमीन से टकराई, फिर उसके 3/4 वेग से ऊपर उठेगी। तो पहले हमने यहां पर निकाल दिया v, इस वाले को हम कह देंगे v डैश, और आपको बता रखा है कि जिस वेग से ऊपर जाती है उसी वेग से नीचे टकराएगी। v निकालते हैं, u दे रखा है, v निकालना है, h आपको दे रखा है, और ग्रेविटी जो है वो ऑलवेज नीचे की तरफ लगती है। यहां से चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करेंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस।
अब देखिए u g h और v न्यूटन की थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। v की वैल्यू नीचे की तरफ है माइनस v का स्क्वायर, u 0 है प्लस 2, g की वैल्यू माइनस 10 है और s आपके पास में है माइनस 20, नीचे की तरफ है हाइट। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में 400, v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये जमीन से टकराएगी गेंद यहाँ पर, इस समय इसका जो वेग होगा वो होगा 20 मीटर पर सेकंड। अगली बात, अब जब ये वापस उछलेगी ऊपर की ओर तो इसका जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग का 3/4 होगा, खुद दे रखा है v डैश इज इक्वल्स टू 3/4 वेग है हमारे पास किसका, v का। तो 3/4 हो गया आपके पास में वेग यानी किसका, 20 का। काट लो इसको, v डैश इज इक्वल्स टू आया 15 मीटर पर सेकंड, यानी 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछलेगी। याद करो एक आप लोगों को ट्रिक बता रखी है, अगर किसी भी गेंद को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वापस नीचे आने में टोटल कितना समय लगता है, तो t इज इक्वल्स टू अभी यूज किया था हमने 2u अपॉन g, देखो 2 into 15 डिवाइडेड बाय 10, 30/10 कट गया आपस में, यानी 3 सेकंड्स। ये पूछ रहा है दो टक्करों के मध्य का समय, यहां से लेकर यहां तक का समय, तो ये तो पूरा दीर्घकाल हो गया हमारे पास, तो 3 सेकंड का समय लगा। तो पहला आंसर देखिए ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा इस 30वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट 31, एक कण को जमीन से ऊपर फेंका जाता है, यह हवा का नियत प्रतिरोध महसूस करता है, यानी इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। न्यूटन की जो तीनों इक्वेशन हम पढ़ते हैं वो वायु प्रतिरोध नगण्य मान के पढ़ते हैं, जबकि इस सवाल में कह रखा है कि वायु का प्रतिरोध काउंट करना है आपको। हवा रुकावट भी डाल रही है, सपोर्ट भी कर रही है, जो कि कण के वेग की दिशा के विपरीत 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करती है। तो ऊपर जाने और नीचे आने में कुल समय का अनुपात बताइए। तो देखिए मान लिया यहां से हमने किसी कण को फेंका और ये ऐसे ऊपर जाके वापस नीचे जमीन पे आया। ट्रिक यूज करेंगे जो ऑलरेडी बता रखी है। अगर वायु प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो ऊपर जाने और नीचे आने का समय सेम होगा, तो वहां 1:1 होगा। परंतु यहां इसने कह रखा है वायु प्रतिरोध नगण्य नहीं लेना, तो देखिए ऊपर जाने और नीचे जाने का समय कितना होगा, t1 इज इक्वल्स टू, यानी ऊपर जाने का समय कितना समय लिया, फॉर्मूला होता है u अपॉन g। अब बच्चा अगर u अपॉन g तो लिख दिया। अब एक्सेलरेशन का हम क्या करेंगे, a का क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को बता रखा है लिफ्ट वाले टॉपिक में, जब कोई भी पिंड ऊपर की तरफ जाता है तो g प्लस a, नीचे की तरफ आता है तो g माइनस a। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो g प्लस a होगा। अब u की वैल्यू दे देने की जरूरत नहीं, अनुपात में कट जाएगा। 10 प्लस 2, a की वैल्यू 2 है आपके पास, तो u अपॉन कितना हुआ, 12 हो गया आपके पास। सेम चीज t2 इज इक्वल्स टू नीचे आने में लगा समय, नीचे आने का समय, अब नीचे की ओर आ रहा है तो g माइनस a हो जाएगा, इसमें इक्वल्स टू होगा u अपॉन g माइनस a। u एज इट इज 10 माइनस 2, इट विल बी अपॉन, ये हो गया 8, काटना नहीं है इसको, 4 समझ के काट देंगे सेकंड, और ये भी क्या हुआ सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो बताइए, तो हम कहेंगे t1 अपॉन क्या होगा इज इक्वल्स टू, अब देखो t1 की वैल्यू आपके पास में है u अपॉन 12 और t2 की वैल्यू आपके पास में है u अपॉन 8। u से u कट गया, 8 ऊपर ले जाओ 12 नीचे ले जाओ, 4 से काटो इसको, आंसर आएगा 2/3। तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब ढूंढ लो कौन सा आंसर है, यानी 2 अपॉन 3, सी ऑप्शन जो है वो 31 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट। देखिए अगर मान लो यहां ये कहता है कि वायु प्रतिरोध नगण्य है तो आंसर होता फर्स्ट ऑप्शन। वायु प्रतिरोध काउंट करोगे तो ऊपर जाने का और नीचे आने का समय चेंज हो जाएगा। किसमें ज्यादा समय लगेगा, देखिए नीचे वाली संख्या ज्यादा है तो t1 कम होगा,
यानी आप कहोगे T1 की वैल्यू कम होगी, किससे? ऊपर जाने में कम समय लगेगा, नीचे आने में ज्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? एक वाहन किसी निश्चित दूरी के आधे भाग को v चाल से और शेष आधे भाग को 2v चाल से तय करता है, तो औसत चाल होगी। देखिए ट्रिक है ये कंप्लीट, समान दूरी तय करते हुए औसत चाल। A से गया B पे, B से गया C पे, ये कह रहा है आधे भाग और आधे भाग, तो दूरियां सेम है दोनों। आधे भाग में वेग v और शेष आधे भाग में वेग हो गया 2। तो समान दूरी तय करते हुए अगर औसत चाल निकालनी है, ट्रिक आपको पता है, v औसत बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस 2 इंटू v1 की वैल्यू v, v2 की वैल्यू 2v अपॉन v प्लस, तो ये बन जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन 3, v से v कट गया, आंसर आया आपके पास 4v अपॉन 3। नोट लीजिए, देखिए लास्ट ऑप्शन बदल में मिल गया आपको। 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक नदी पर एक क्षैतिज पुल निर्मित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुल पर खड़ा एक लड़का छोटी गेंद को 4 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऊपर की ओर उछालता है, जिससे गेंद 4 सेकंड पश्चात नदी में गिरती है, तो नदी सतह से पुल की ऊंचाई बताइए। आपको ऐसे क्या रखा है, ये हमारे पास में एक पुल हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, और इसके नीचे जो है ये ऐसे यहां पर नदी बह रही है। एक लड़का h हाइट से खड़े होकर पुल के ऊपर यहां से किसी गेंद को फेंकता है, ऐसे गेंद ऊपर से ऐसे नीचे आएगी हमारे पास, क्योंकि गेंद को कहां फेंक रहा है, खड़ा लड़का ऊपर की ओर फेंकता है। स्पीड दे रखी है ऊपर की, ये है 4 मीटर पर सेकंड, और उस गेंद को पूरा नीचे आने में यहां से लेके यहां तक t इक्वल्स टू कितना है, 4 सेकंड हो गया। ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो हाइट निकालना, h निकालना, u दे रखा, t दे रखा, g दे रखा, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। जहां से ये लड़का गेंद फेंक रहा है, ऊपर प्लस और नीचे क्या होगा, माइनस, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हो गया हमारे पास में हाफ gt स्क्वायर, वैल्यू लगा दो। s की वैल्यू नीचे की तरफ, s मतलब दूरी नहीं है, जितना पुल पे खड़ा उसकी हाइट नीचे की तरफ है, माइनस h, u हो गया आपके पास ऊपर की तरफ 4, t हो गया 4 प्लस करके हाफ, g है माइनस 10 और t हो गया 4 का स्क्वायर, माइनस h इक्वल्स टू 16, और ये कट जाएगा आपके पास में इससे 5, माइनस 5 इंटू 16, माइनस h इक्वल्स टू 16, कॉमन निकालो, ये आएगा आपके पास 1 माइनस 5, 16 इंटू 4 माइनस का है, यानी माइनस का 64, कट गया, h इक्वल्स टू 64। पुल जो है वो जमीन से कितना ऊंचा था, 64 मीटर। अब देखो कई बार बच्चा क्या करता है, चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करता है, तो यहाँ प्लस कर देगा, प्लस करेगा तो कितना होगा 80, और ये हो गया आपके पास में लगभग 16, तो ये 96 के आसपास चला जाएगा। चलिए आंसर हमारे पास में कितना है, 64। देखो डी ऑप्शन यहाँ गायब ही कर दिया, मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास में है 64 मीटर, यानी डी ऑप्शन जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34, एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात है। हर एक एक सेकंड की बात कर रहा है, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे, चौथे में कितने, यहां से हम किसी एक पिंड को गिराते हैं, u इज इक्वल्स टू 0, ऐसे जाएगा नीचे, यहां ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे की ओर। एक सेकंड में मान लो दूरी तय की s1, 2 में s2, 30 में s2, 4 में s4, ऐसे करना है, इनका रेशियो निकालना। तो देखिए u दे रखा है, टाइम दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है, डिस्टेंस निकालना, तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हो गया हमारे पास में हाफ gt स्क्वायर। आराम से देखिएगा इसको, सबसे पहले हम निकालेंगे पहले पिंड के लिए, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, ठीक है।
आप चाहो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो nth का फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं इसी से यूज कर रहा हूं। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे तो क्या बन जाएगा, चिन्ह परिपाटी यूज करें, ऊपर बन गया प्लस और नीचे बन गया माइनस, तो माइनस s1 u 0 है प्लस करके हाफ g है माइनस 10 और ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 5 तो माइनस s1 इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 5 मीटर, कट गया। s1 इज इक्वल्स टू हुआ 5 मीटर, वैल्यू नहीं निकालनी, रेशियो, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 सेकंड में। बच्चा बोले 2 सेकंड कौन, ये दूसरे सेकंड की बात कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, 2 सेकंड के लिए पूरा निकाल दूं, एक को माइनस कर दूंगा, सेकंड सेकंड में आ जाएगा इसमें, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास में कितना होगा, ये s1 है, ये s2 हो गया, ये s3 हो गया और ये s4, पूरा निकाल देते हैं इसको। तो t बराबर 2 सेकंड की मैं बात करता हूं, t बराबर 2 सेकंड की मैं बात करता हूं, क्या बन जाएगा देखो, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, तो ये बनेगा s1 प्लस s2, चिन्ह परिपाटी समेत यूज कर रहा हूं, माइनस में सेम वही रहेगा, 0 प्लस करके हाफ माइनस 10 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा इसमें, तो माइनस s1 प्लस s2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4 में 2 का भाग लगेगा 2, 20, तो माइनस 20, कट गया बस। s1 की वैल्यू डाल दो, s2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15 मीटर, दूसरे का भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब तीसरे की हम बात करेंगे 3 सेकंड के लिए, 0 से 3 सेकंड, 2 सेकंड माइनस कर देंगे तो तीसरे का आ जाएगा इसमें, तो हम कहेंगे t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स की बात करें, तो देखो सेम फॉर्मूला, माइनस s1 प्लस s2 प्लस s3, u 0 है, मैं लिखूंगा इसको, प्लस करके ये हो जाएगा हाफ माइनस 10 और ये हो गया 3 का, तो देखो माइनस s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारे पास में 90 और ये 45, माइनस 45, बढ़ गया। s1 प्लस s2 20 था, 20 माइनस कर दो इसमें से, तो s3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 25, हालांकि आंसर यही से निकल जाएगा पर हम पूरा क्लियर करके देखेंगे। चौथे की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं, t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड्स की बात करें, तो माइनस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ माइनस 10 और t है 4 का स्क्वायर, अब देखो 16 का आधा करोगे 8 माइनस, तो ये आया आपके पास में कितना, माइनस का 80। s1 से लेकर s3 तक 45 है हमारे पास, 45 माइनस करो 50 60 70 80, तो 35 हो गया, तो s4 की वैल्यू आ गई आपके पास 35। अब तीनों का चारों का रेशियो निकालो, क्या बन जाएगा, s1 रेशियो s2 रेशियो s3 रेशियो s4, पहला कितना 5, दूसरा है 15, तीसरा है 25 और चौथा हो गया आपके पास 35, काट लो इसको, 5 से कट रहा है ये हमारे पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 1 और ये कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा आपके पास में 5 और ये कट जाएगा इसमें 7, तो आपका आंसर आया 1:3:5:7, तो ये 8 जो है ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर 3 आएगा इसमें, तो 1:3:5:7, 34वें का करेक्ट आंसर हमारे पास में है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 35वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, नीचे xt ग्राफ दर्शाया गया है, ये देखिए x यहां पर है, t यहां पर है, ये t नॉट टाइम की बात कर रहा है, जिसमें एक पिंड सरल रेखीय गति करता है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट सही है और बाकी गलत है, वो ढूंढनी है। एक कण t नॉट समय तक निश्चित वेग से गति करता है, यानी t बराबर 0 से लेकर t बराबर t नॉट तक ये जो रास्ता है, ये कह रहा है नियत वेग से गति करता है, इसके पश्चात रुक जाता है। अब आप खुद देखिए, यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये x और t का स्लोप है, और आप लोगों को पता है कि xt ग्राफ जो होता है, इस ग्राफ का जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो आपके पास में वेग को दर्शाता है। अब देखिए हर एक मोमेंट में ढाल सेम है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक v की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
पर जैसे यहां पर पहुंचेगा उसके बाद देखो ढाल की अगर मैं बात करता हूं tan थीटा, तो आपके पास में थीटा 0 डिग्री है, तो आप कहोगे यहां पर वेग क्या होगा 0। तो पहले में कह रहा है t नॉट तक तो नियत वेग से गति करेगा, इसके पश्चात रुक जाएगा, मान लेते हैं। दूसरा, संपूर्ण पिंड त्वरित है। त्वरित कैसे है, यहां पर तो वेग 0 हो गया, त्वरण 0 हो जाएगा हमारा, सेकंड गलत। t नॉट समय तक कण निरंतर त्वरित है, त्वरण के लिए यहां पर ग्राफ v और t होना चाहिए, x की ग्राफ का ढाल सिर्फ और सिर्फ वेग बता सकता है, गलत। चौथा हमारे पास में कण विराम स्थिति में, भाई विराम में तो टी नॉट के बाद है, पहले नहीं है, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 35वें का हुआ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति किसी मीनार के भूतल की खिड़की में बैठकर देखता है, जो खिड़की की ऊंचाई 1.5 मीटर है। एक गेंद मीनार के ऊपरी भाग से छोड़ी जाती है तथा यह गेंद खिड़की को 0.1 सेकंड में पार करती है। खिड़की के ऊपरी भाग पर गेंद का वेग बताइए। देखिए ऐसा दे रखा आपको, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में यहां पर कहीं वो खिड़की बना दी, ये खिड़की बना, ठीक है, गेंद ऊपर से गिरी यहां से, अब यहां पर तो इस गेंद का वेग 0 था, पर जब ये खिड़की के पास आ रही है तो कुछ ना कुछ वेग होगा u वेग से, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी दे रखी है h, वो आपके पास में है 1.5 मीटर, यानी खिड़की जो थी वो 1.5 मीटर चौड़ी है, मतलब ऊंची की बात कर रहे हैं इसमें। और इस गेंद को यहां से लेकर यहां तक क्रॉस होने में जो समय लगेगा, वो समय आपको यहां दे रखा है, वो आपके पास में है 0.1 से, मान ली बात इसको। अब ये कह रहा है कि बताइए खिड़की के ऊपरी भाग पर गेंद का वेग कितना था, यहां पर वेग चाहिए। देखिए s दे रखा आपको, u निकालना है, t दे रखा है, और ग्रेविटी जो है आपको पता नीचे की तरफ लगती है। मैं सिर्फ न्यूटन की इक्वेशन यहां से यहां तक के बीच में लगाऊंगा, देखो यहां से यहां, a से लेकर b तक, तो हम करेंगे a से b के मध्य, b के मध्य। पहले तो हम ये देखेंगे न्यूटन की कौन सी इक्वेशन हमारी सपोर्ट करेगी। s दे रखा है, u निकालना है, g है और t है, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हो गया हमारे पास में हाफ gt स्क्वायर। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, यहां से सवाल स्टार्ट हो रहा है, ऊपर प्लस और नीचे क्या होगा माइनस, तो ऊंचाई नीचे की तरफ है -1.5, u और t की वैल्यू है 0.1 सेकंड, प्लस करके हाफ, g नीचे की तरफ -10, और t हो गया हमारे पास में स्क्वायर कर दो 0.01 हो गया इसमें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या एक काम करते हैं, इसको इससे काट दोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 जो है उसको मल्टीप्लाई करो -1.5 इज इक्वल्स टू u इनटू 0.1 माइनस, ये आ जाएगा 0.05, और ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा -1.5, और प्लस करके हो गया आपके पास 0.05 इज इक्वल्स टू u इनटू 0.1। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में 1.45 इक्वल्स टू, आपके पास में आया u 0.1, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, तो आपके पास में आ गया u इज इक्वल्स टू -1.45 अपॉन 0.1। अब ये पॉइंट शिफ्ट होगा तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में 14.5, तो ये कह रहा है माइनस में 14.5 मीटर पर सेकंड। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर आंसर तो प्लस में, अब आपको पता है कि हमारी चिन्ह परिपाटी के हिसाब से वेग जो है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ वेग माइनस आएगा, तो हम कहेंगे u का मान जो है वो है 14.5 मीटर पर सेकंड। ये है आपके पास में प्रारंभिक u की वैल्यू। सिंपल सा काम किया, इस खिड़की की ऊंचाई पे मैंने न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा दी, मेरा आंसर आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तथा एक सिक्के को गिराता है ऊपर से नीचे, सिक्के द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय t1 है। यदि लिफ्ट गतिमान है ताकि समय t2 है,
यदि लिफ्ट विराम अवस्था में है। अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, देखिए क्या कहता है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। तो एक आदमी इस प्रकार से, एक एलिवेटर है लिफ्ट, उसमें खड़ा है, हमने कहा ये रहा आदमी, ये रहा इसमें, ठीक है। ड्रॉप्स अ कॉइन, एक सिक्का जो है उस सिक्के को नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ गिराता है, u बराबर 0। द कॉइन टेक्स टाइम t1 टू रीच द फ्लोर। सिक्के को नीचे आने में जो समय लगा वो हमारे पास में क्या है, t1 समय। मैं मान लिया बात इसमें, ठीक है। फिर क्या है, when lift is moving uniformly and time t2, when lift is stationary, लिफ्ट रुकी हुई है उस समय हमारे पास में कितना है, t2 दे रखा है। लिफ्ट चल रही है उस समय हमारे पास में समय जो है वो कितना आपके पास में t1 है। तो t1 समय कब है, जब लिफ्ट गतिमान है, मान ली बात इसको। अब सेम तरीके से अभी लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, सवाल में नहीं दे रखा है। फिर वापस वही आदमी एक दूसरी लिफ्ट में इस प्रकार से खड़ा होकर उसी सिक्के को नीचे गिराता है, u is equals to 0। तो समय लेती है t2। ये कब होगा, जब लिफ्ट विराम अवस्था में, विराम अवस्था, ठीक है, मान ली बात इसमें। अब आपसे ये पूछा है कि चलती हुई लिफ्ट का समय सिक्का ज्यादा लेगा या रुकी हुई लिफ्ट का। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी चीज, तीन कंडीशन बनती है हमारे पास। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो समय कितना लेगा नीचे आने में, तो आप कहोगे सर t इज इक्वल्स टू, जैसे मान लो h हाइट से मैंने इसको छोड़ा, तो आप कहोगे कि t इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास में √2h अपॉन g होता है। पर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो यहां पर होगा g प्लस a। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो t इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास में √2h अपॉन g माइनस a। नंबर थर्ड, सी की बात करें, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो उस कंडीशन में आपके पास में जो t की वैल्यू आएगी वो होगी √2h अपॉन g, क्योंकि ये 0 हो जाएगा उस दौरान में। अब ये कह रहा है कि जब लिफ्ट चल रही है तो उस समय का समय हो गया t1। लिफ्ट जब रुकी हुई है तो t2 होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा समय बड़ा होगा छोटा होगा। अगर ये लिफ्ट कहता है कि ऊपर जाना है, ध्यान से देखिएगा, नोट करके बता रहा हूं मैं आपको इसमें, अगर ये कहता सवाल में कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस दौरान में ऊपर जाने वाले समय में g प्लस a है, तो ये वैल्यू नीचे वाली बड़ी है तो t1 क्या होता, कम होता। तो इस कंडीशन में t1 की वैल्यू छोटी होती किससे, और अगर मान लो ये कहता कि लिफ्ट नीचे जा रही है तो t1 का समय ये होता हमारे पास में g माइनस a, नीचे कम है तो t1 ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में t1 की वैल्यू बड़ी होती किससे, t2। जब इसने ये कहा कि सिर्फ इतना सा कह के छोड़ दिया लिफ्ट चल रही है, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है ये नहीं पता हमें, तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये इस पे डिपेंड करेगा लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। t1 छोटा भी हो सकता है, t1 बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि लिफ्ट कहां की ओर गति कर रही है। 37 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए। मान लो कहता ऊपर जा रही है तो आपके पास सी आंसर होता, नीचे जा रही है तो आपके पास में डी आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कार P तथा Q एक ही बिंदु से एक ही समय पर सरल रेखीय पथ पर चलना स्टार्ट करती, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही है, जिससे उनकी स्थिति पहले वाले की पोजीशन इतनी, दूसरे की पोजीशन इतनी द्वारा दर्शाई गई है, किस समय पर दोनों की चाल समान हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहली कार की अगर मैं बात करता हूं, ये है मेरे पास में पहली कार जिसको हमने कह दिया P। xp की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें at प्लस bt स्क्वायर, और ये हमारे पास में है दूसरी कार। सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों कारें जो हैं वो इस प्रकार से जाती है, तो नाम अलग अलग हो गए, xq की वैल्यू भी अलग अलग है। क्या हमारे पास में है ft माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है किस समय पर
उन दोनों की चाल समान हो जाएगी, पहले चाल निकालनी पड़ेगी। तो p वाले की जो चाल है ये होगा हमारे पास में dxp अपॉन कितना हुआ d अपॉन dt। xp की बात करते हैं, यहां पर डाल दो at प्लस dt स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करो, ये बन जाएगा a प्लस 2b इंटू t। पहला आ गया। अब सेम तरीके से q वाले की चाल निकालेंगे हम, तो dxq अपॉन हो गया dt, तो d बाय dt, और इसकी वैल्यू आपके पास में है ft माइनस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करो f माइनस 2 इंटू टी। अब दोनों की स्पीड कह रहा बराबर करनी है, तो बराबर करके t की वैल्यू निकालें। तो देखिए प्रश्न में दे रखा है कि p और q इन दोनों की स्पीड बराबर है, तो वैल्यू डाल देते हैं इसमें a प्लस 2bt 2b इंटू t इज इक्वल्स टू f माइनस 2 इंटू t। तो t वाले नंबर को यहां शिफ्ट करो, इसको यहां लिखो, तो 2b इंटू t माइनस प्लस हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू f माइनस a। t कॉमन खींच लो लेफ्ट में, t कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, हालांकि 2b कॉमन आ रहा है और मैं तो इसको ऐसे लिख दिया इसमें, ये हो जाएगा आपके पास में 2b प्लस 2 इज इक्वल्स टू f माइनस a। अब नीचे शिफ्ट कर दो इसको, ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू f माइनस a अपॉन, अब 2 कॉमन खींचो, ये आएगा b प्लस 1, यानी जो समय है इतने समय में दोनों की स्पीड सेम हो जाए। अब ये ढूंढ लो किसमें, f माइनस a 2b प्लस 1 प्लस b लिखो या b प्लस 1 लिखो, सेम। 38 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। 39 देखिए, एक कण का वेग इतना है, a और b कांस्टेंट है, तो पहले और दूसरे सेकंड में के मध्य तय की गई दूरी जो है वो कितनी होगी, पहले और दूसरे सेकंड के बीच। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। v दे रखा आपको इसमें at प्लस bt स्क्वायर, दूरी पूछ रहा है, तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, ये हो गया। e को यहां शिफ्ट करो, dx इज इक्वल्स टू at प्लस करके bt स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास में डी। इंटीग्रेशन कर दो, x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन at प्लस bt स्क्वायर, और ये हो गया dt। इंटीग्रेशन आपको बता रखा है किस प्रकार से है, x इक्वल्स टू t का इंटीग्रेशन है पावर 1 है, तो a t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b, ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3, ये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, पहले और दूसरे सेकंड में, तो हमने कहा पहले सेकंड की बात करते हैं, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड में, t की वैल्यू 1 डालनी है आपको इसमें, तो ये हो जाएगा a/2 प्लस हो गया b/3, पहला आ गया। दूसरे में कह रहा है आपको t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, तो t की वैल्यू 2 डालनी है, तो देखिए यहां 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 कटेगा, तो आपके पास 2a हो गया इसमें, प्लस यहां 2 डाल दो 8 हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 8b/3। अब दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डेल्टा x की वैल्यू जो होगी मेरे पास में x t इज इक्वल्स टू 2 माइनस x t इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इसको लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2a प्लस 8b/3 माइनस करके 1 सेकंड वाला a/2 प्लस b/3, ये वैल्यू। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, a को a से b को b से, तो ये बन जाएगा 2a माइनस a/2, a को a के पास कितनी है प्लस कर 8b/3 माइनस b/3। देखिए दोस्तों यहां 1 हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू 2 एलसीएम आ जाएगा 4a माइनस 1, तो 3a अपॉन 2, यहीं से आंसर दिखना स्टार्ट हो गया होगा आपको, ठीक है। और ये 3 हो गया 8 माइनस 1 7, तो प्लस करके हो गया 7b अपॉन 3, ये आ गया आपके पास में दोनों की दूरियों का अंतर। 3a अपॉन 2 प्लस 7b/3, ये देखो ये यहां पर फिर मिसप्रिंट है, ये a की जगह b है, तो यानी 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट,
एक पत्थर को गुरुत्व के अधीन छोड़ा जाता है, यो छोड़ दिया इसको। H1, H2, H3 दूरियां पहले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड और अगले 5 सेकंड में तय करता है। तो H1, H2, H3 के मध्य संबंध बताइए। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, पर वो 1-1 सेकंड का था, अब ये 5-5 सेकंड का। देखिए सिंपल सी चीज है, U बराबर 0। अब 15 सेकंड का पूरा मामला है इसका। मान लिया पहले 5 सेकंड में यहां था, अगले 5 सेकंड में यहां था, लास्ट के 5 सेकंड में वो यहां था। पहले 5 सेकंड में H1, दूसरे में H2 और तीसरे में H3। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और जहां से पिंड को फेंका जाता है ऊपर प्लस और नीचे माइनस। G दे रखा है, H निकालना, U दे रखा है, T दे रखा है, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। तो S इक्वल्स टू UT प्लस हो जाएगा हमारे पास में हाफ GT स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले के लिए ले रहा हूं, पहले की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। 5 सेकंड्स के चिन्ह परिपाटी, H1 नीचे की तरफ है, U 0 हो गया, ग्रेविटी माइनस क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन, -10 into 5 का स्क्वायर। तो देखिए माइनस H1 इज इक्वल्स टू, ये 5 होगा, 25 5 माइनस 125 बढ़ेगा। H1 इज इक्वल्स टू आपके पास में आया 125 मीटर। तो पहली दूरी जो हो गई वो तो हो गई 125 मीटर। अब अगले 5 सेकंड को बीच में से नहीं निकाल सकते, पूरा 10 सेकंड का लेना पड़ेगा आपको इसको। तो हम कहेंगे T इज इक्वल्स टू 10 सेकंड। इसमें H1 H2 दोनों शामिल है, तो क्या हो जाएगा माइनस H1 प्लस H2, U 0 है, प्लस हाफ G माइनस 10 हो गया और ये हो जाएगा T स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हुआ हमारे पास, माइनस H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया 500, माइनस 500 बढ़ गया इसमें। H1 125 माइनस करो, H2 इज इक्वल्स टू 375 मीटर। H2 भी आ गया आपके पास, चाहो तो इसी से निकाल सकते हो, तीसरे चीज को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तीसरे की बात करता हूं मैं, तो मुझे पूरा 15 सेकंड लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में से वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। U अगर 0 लेना है तो देखिए ये हो गया हमारे पास माइनस H1 प्लस H2 प्लस H3, U 0 हो गया प्लस हाफ G है -10 और ये हो गया 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जो है वो हो गया आपके पास में 225 और इसको काटोगे 5, तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास में 225 इंटू 5, 1125 के आसपास है। माइनस H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल्स टू माइनस 1125 हट गया। H1 प्लस H2 500 आया था, तो हम कहेंगे H3 की वैल्यू 500, 625। अब तीनों को रेशियो में लेना है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, रेशियो में लेना। देखिए H1 अनुपात H2 अनुपात H3 इज इक्वल्स टू H1 की वैल्यू 125, ये हमारे पास में 375, ये हमारे पास में 625। 125 से डायरेक्ट कट रहा 3 और ये 5, तो रेशियो है 1:3:5। अब बच्चा के रेशियो तो दे नहीं रखा है सर, इसमें मैथमेटिक्स में अनुपात को हर एक नंबर के नीचे भी एडजस्ट किया जाता है। तो 1 3 5 देखो 1 है हमारे पास, तो ये ऐसे हो जाएगा H1/1, H2/3 और H3 जो है प्यारे बच्चों वो अपॉन आ जाएगा 5। तो आंसर आप ढूंढ लीजिए कौन सा है। 40वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको इन क्वेश्चंस के पीछे छुपे हुए कंसेप्ट को ध्यान से देखना है। जैसा कि मैं आपको कहता आया हूं, क्वेश्चन नहीं रटना है, डाटाज एग्जामिनेशन में चेंज कर दिए जाते हैं, परंतु फंडा जो है कंसेप्ट वो कभी चेंज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।